हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग महासागरीय निक्षेप के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, निक्षेप किसे कहा जाता है? पदार्थों का जमाव, है ना। तो अब ये महासागरों के संदर्भ में है। इसका मतलब क्या होगा? महासागरीय निक्षेप का मतलब महासागर में जो भी अवसादों का जमाव होता है उसे इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो देखते हैं अब इसके बारे में। अवसादों का असंगठित आवरण सागरीय निक्षेप कहलाता है। इस प्रकार इस असंगठित पदार्थ में शैल, कंकड़ पत्थर, मिट्टी, चीका, जीव जंतुओं के मृत जीवावशेष तथा वनस्पति के निक्षेप, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अब इसके बाद देखेंगे महासागरीय निक्षेप के स्रोत। तो क्या क्या स्रोत हैं? तो इसमें पहला है स्थलजात पदार्थ, मतलब महासागरों में जो निक्षेप पाए जाते हैं तो उसमें से कुछ जो निक्षेप है वो कहाँ से मिलते हैं? स्थल से, है ना। तो इसे भूमिज भी कहा जाता है। तो ये कैसे प्राप्त होता है? जब अवसाद जो हैं वो भूमि से कैसे प्राप्त होंगे? जब उनका अपर्दन होगा या अपक्षय होगा, तो प्रक्रमों द्वारा जब वो समुद्र में लाए जाएंगे तो तब उनका जमाव महासागरों में होता है। तो इसके अंतर्गत देखते हैं महासागरीय शैलों के अपक्षय तथा अपर्दन से उत्पन्न अवसादों का नदियों द्वारा सागर में लाया जाना और जमाव होना। उसके बाद है जो सागरीय तरंगें होती हैं वो क्या करती हैं? तटीय भागों का अपर्दन करती हैं, तो उससे अवसाद प्राप्त होते हैं। तो उसके जमने से भी महासागरीय निक्षेप प्राप्त होता है। और है जो हिम नदियाँ हैं वो महाद्वीपीय चट्टानों का अपर्दन करती हैं और उसे सागर तक परिवहन करके ले जाती हैं, तो उससे भी जमाव होता है। और वायु द्वारा सागर तटीय जो भाग हैं वहाँ से उड़ाकर लाए गए धूल वो सागर में जमा होते जाते हैं। तो भूमिज स्रोतों से चट्टानों के विखंडित पदार्थ प्राप्त होते हैं जो विभिन्न आकार वाले होते हैं। जैसे कि वो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, मध्यम आकार वाले भी हो सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे कि बोल्डर हो गया, पेब्यूल्स हो गया, कोबुल्स हो गया, ग्रेवल, क्वार्ट्ज, क्ले, धूल आदि। अब इसके बाद है जैव पदार्थ। जैव पदार्थ मतलब जो सागरीय जीव हैं, जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, उनसे जो पदार्थ प्राप्त होता है तो उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो सागरीय अवसाद के जैव जनित स्रोत के अंतर्गत मृत सागरीय जीवों की खोल तथा अस्थि पंजर के विघटन एवं वियोजन की प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो कई चूना प्रधान जीव हैं तो उनके खोल हो गए, है ना। तो इनके जमाव से, अब जैसे कि प्रवाल जो है वो उसकी जो खोल है वो चूना से ही बनता है, तो इसका भी निक्षेप होता है। और कुछ सिलिका प्रधान जीव होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट सागरीय सतह के गर्म जल में उत्पन्न होते हैं, जबकि जो सिलिका वाले अवसाद हैं उसका जन्म किस में होता है? शीत सागरीय सतह वाले जल में। अब इसके बाद है ज्वालामुखी पदार्थ। तो जो महासागरीय भाग होते हैं उसके अंदर कई प्लेटें होती हैं, प्लेटों का जोड़ या सीमाएं, जैसे कि अपसारी प्लेट सीमा या अभिसारी प्लेट सीमा। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो ज्वालामुखी उद्गार से बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं और महासागरों में इनका जमाव होते जाता है। इसके बाद क्या है? उल्का पदार्थ। उल्का पदार्थ अर्थात ब्रह्मांड से पृथ्वी में कई जो उल्का पदार्थ हैं वो गिरते हैं, तो उसके जो पदार्थ हैं उसका जमाव भी महासागरों में होता है। तो ये सभी क्या है? महासागरीय निक्षेप के स्रोत हैं। अब देखेंगे महासागरीय निक्षेपों का वर्गीकरण। तो इसके अंतर्गत इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो जो स्थल से प्राप्त हो रहे हैं वो निक्षेप, और दूसरा महासागरीय जल से जो प्राप्त हो रहे हैं वो निक्षेप। ठीक है। तो स्थल जात निक्षेप, इसको हम भूमिज भी बोल सकते हैं, है ना। तो धरातली भाग पर अपक्षय की क्रिया के कारण चट्टानों में विघटन और वियोजन होता है, जिस कारण चट्टानें बारीक कणों से लेकर बड़े बड़े कणों में टूटकर बिखर जाती हैं। तो इन्हें स्थलजात पदार्थ कहते हैं। और अपर्दन के जो कारक हैं वो इन पदार्थों का परिवहन करके इन्हें महासागरों में जमा करना प्रारंभ कर देते हैं। चूँकि इन पदार्थों के आकार में पर्याप्त भिन्नता होती है, इस कारण
ये सागर तट से लेके गहराई वाले भाग में, है ना, इनका जो आकार होता है वो अलग अलग देखा जाता है। तो अब इसके अंतर्गत देखते हैं क्या क्या आता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बजरी, दूसरा है रेत, तीसरा पंख। तो बजरी के अंतर्गत कणों का आकार कितना होता है, 2 से लेके 256 मिलीमीटर व्यास वाला होता है। इनके कणों के आकार में पर्याप्त भिन्नता होती है। मतलब बजरी क्या है, ये बड़े बड़े होते हैं, अधिकतर इनके आकार बड़े ही होते हैं, ठीक है। और ये पदार्थ इतने बड़े होते हैं कि इनका निक्षेप सागर तट के पास मग्न तट पर ही होता है, ठीक है। जो महाद्वीप और महासागर जहाँ से प्रारंभ होता है उस भाग को क्या कहा जाता है, महाद्वीपीय मग्न तट। तो ये इनका आकार इतना बड़ा बड़ा होता है कि ये आगे तक नहीं जा पाते बल्कि वहीं पे जम जाते हैं। अब इसके बाद है रेत। रेत 1 मिलीमीटर से लेके 1/16 मिलीमीटर व्यास वाले होते हैं। तो ये भी क्या है, रेत कुछ बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, कुछ मध्यम आकार वाले होते हैं, तो कुछ थोड़े मोटे आकार वाले होते हैं। रेत का निर्माण धरातल से चट्टानों के विघटन से होता है, जिसे नदियों तथा पवन सागर में लाकर जमा कर देती हैं। सागर में स्थित गोलाश्म, गुटिका आदि में विघटन के कारण भी रेत का निर्माण होता है। रेत के जमाव में तट से लेकर सागर की ओर इनका जो आकार है वो भी अलग अलग होता है। तट के पास रेत का आकार थोड़ा बड़ा होता है, और जैसे जैसे महासागर में अंदर की ओर हम जाएंगे अगर, तो वहाँ पे क्या है, कण बारीक होते जाते हैं। अब तीसरा है पंख। पंख जो है वो बहुत ही बारीक कण वाले होते हैं। इससे बड़ा होता है मृत्तिका। तो मृत्तिका का आकार कितना होता है, 1/257 मिलीमीटर से 1/8192 मिलीमीटर व्यास होता है इसका। और पंख मृत्तिका से भी छोटे होते हैं। और मृत्तिका क्या है, एक संयोजक तत्व होता है। इन पदार्थों का निर्माण धरातल पर विघटन के कारण होता है तथा नदियाँ इनका परिवहन करके सागर में निक्षेपित कर देती हैं। मृत्तिका तथा पंख का निक्षेप शांत जल में होता है, और यही कारण है कि ये इतने ज़्यादा बारीक होते हैं कि इनका निक्षेप बहुत अधिक गहराई तक पाया जाता है। अब जो ये पंख हैं उसे भी कुछ भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसके अंतर्गत है नीला पंख, लाल पंख, हरा पंख, ज्वालामुखी पंख और प्रवाल पंख। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे नीला पंख। नीला पंख लोहे के सल्फाइड तथा जैविक तत्वों से युक्त चट्टानों के विघटन से प्राप्त पदार्थों से नीला पंख का निर्माण होता है, जो कि प्रायः जलमग्न तटों पर गहरे भागों में पाए जाते हैं। इसका वास्तविक रंग नीलापन लिए हुए होता है और थोड़ा काला भी होता है। जैसे हम ये जो मानचित्र है उसमें हम देख रहे हैं कितना डार्क नीला है ना। इसमें चूने का अंश 35% होता है, और ये मुख्यतः अटलांटिक महासागर, रूम सागर अर्थात जो भूमध्य सागर है वहाँ पे, और आर्कटिक सागर और जो बंद सागर है वहाँ पे भी नीले पंख का निक्षेप अधिक पाया जाता है। इसके बाद है लाल पंख। लोहे के ऑक्साइड से युक्त चट्टानों के विघटन से प्राप्त पदार्थों के जमाव से लाल पंख का निर्माण होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का प्रतिशत 32% होता है। इसका जमाव नीली पंख की तुलना में अत्यंत कम पाया जाता है। इसका निक्षेप मुख्य रूप से पीत सागर, ब्राज़ील तट के पास तथा अटलांटिक महासागर के नितल पर पाया जाता है। अब इसके बाद है हरा पंख। तो हरा पंख नीले पंख के सागरीय रासायनिक अपक्षय के कारण इसके रंग में परिवर्तन होता है, जिससे हरे पंख का निर्माण होता है। इसमें पोटेशियम का सिलिकेट तथा लोहा पाया जाता है। लोहे का अंश इसमें 7 से लेकर 8% तक पाया जाता है, और पोटाश का अंश 7% तथा चूना लगभग 50% पाया जाता है। इसका जमाव उन सागरीय भागों में पाया जाता है जहाँ पर नदियों का जल नहीं आ पाता, जैसे उत्तरी अमेरिका के प्रशांत तथा अटलांटिक तटों के पास, और जापान के पास, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के तटों के पास हरे पंख 100 से लेकर 900 फैदम की गहराई तक पाए जाते हैं। अब इसके बाद है ज्वालामुखी पंख।
तो ज्वालामुखी पंख जो है, ज्वालामुखी उद्गार से कुछ बड़े बड़े पदार्थ, गैस और राख और बारीक कण भी क्या है निकलते हैं। तो जो बारीक कण होते हैं तो उनसे उन्हीं को ही ये ज्वालामुखी पंख कहा जाता है। और प्रवाल पंख का निर्माण, जो प्रवाल कीट होते हैं उनके मरने के पश्चात उनका जो खोल है ना, तो जब वो घुलने लगते हैं तो उसके घुलकर जमाव होता है, तो उसे ही प्रवाल पंख कहा जाता है। अब इसके बाद क्या है, जलजात निक्षेप। जलजात निक्षेप के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।